नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रंजू जी, थैंक यू। आपने दोबारा हमें बुलाया आपके चैनल के ऊपर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए भी अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला है। नहीं सर नहीं, हम कभी बिजी नहीं है आप लोगों के लिए, बोलिए। सर एक तरफ तो अभी तक ईरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है अमेरिका ने, लेकिन आप देखो कनाडा की तरफ कोई मिशन शुरू होने की बात हो रही है। एक नया मैप लेकर आ गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प, जिसमें वेनेजुएला भी दिख रहा है, कनाडा भी दिख रहा है, उसमें ग्रीनलैंड भी दिख रहा है। ग्रीनलैंड पर तो झंडा लगाने की बातें हो रही हैं। तो क्या करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प? एक साथ कितने फ्रंट खोलेंगे? सी, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का सोच विचार ऐसे ही है। इसको ये डर नहीं है किस तरीके से खोलना है फ्रंट। अगर आप देखोगे तो बड़ा सोच समझ के फ्रंट खोल रहा है। उसने वेनेजुएला में फ्रंट खोला और वहां सक्सेस हो गया इसको, राइट। वहां से चाइना को भगा दिया है वर्चुअली, वेनेजुएला से। वहां का तेल अभी चाइना को बरामद नहीं है, वहां का गवर्नमेंट उसके अंडर है। और उसके साथ साथ कोलंबिया वगैरह वगैरह में पनामा पनामा भी उसके हाथ में हो गया। वहां से चाइना को भगा दिया, तो वहां तो सक्सेस मिल गया। इसका मतलब उसके कौन लग गया है। सो नेक्स्ट उसका एक्शन था ईरान और ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड से रशिया और चाइना को भगाना चाहता है, बिल्कुल। वैसे वहां थे नहीं, पर वो आर्कटिक रूट जब खुलेंगे तब तो। जैसे ही इसने ये शुरू किया वहां के, तो यूरोप के लोग खड़े हो गए, कनाडा के लोग खड़े हो गए। और ईरान के साथ जब ये चला रहा था कि वहां तख्ता पलटो ये वो, तो तब उसको मेरे ख्याल में ध्यान आया कि ये दोनों चीज हैंडल नहीं कर सकता, ईरान भी नहीं कर सकता। और वहां अगर आप देखिएगा तो ईरान से थोड़ा पीछे हट गए, राइट। ईरान से पीछे हट गया, थोड़ा स्टेबलाइजेशन आ गया, ईरान पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन आ गया। और ये जो मुल्लों का रेजिम है वो हावी हो गए अभी जनता के ऊपर। पर वहां का जो मूल कारण है जिस वजह से वहां इतना कलबली मच रहा है, आर्थिक कारण, वो हटा नहीं। और ये जो रेजिम है उनको भी ये नहीं पता कि आगे कैसे ले जाना है, क्योंकि पैसा है नहीं उनके पास। और ये बुढ़ा हो रहा है वो अयतुल्ला खमेनी, राइट। तो और यूएसए ने भी वहां अपना पूरा फौज ऑलमोस्ट खड़ा कर दिया। पर आगे क्या करेंगे देखेंगे, क्या स्ट्राइक करेगा या एक्चुअली हमला करेगा, ये देखने वाली बात है। पर मेरे हिसाब से वो नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको उनको ऊपर दबाव डाल के छोड़ देंगे। और क्योंकि ईरान के ऊपर दबाव था, रशिया और चाइना का आकर्षण हो गया इनके इसको खड़ा करने में। क्योंकि ईरान गिर जाता है तो काफी असर होगा चाइना और रशिया के ऊपर। और ईरान में ऑलरेडी, क्योंकि ईरान में गड़बड़ हो रहा है, जो भी हो रहा है, ढीला हो रहा है मामला, बाकी मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हो गया। मैं ये समझाता हूँ, फिर मैं ग्रीनलैंड तक जाता हूँ। ईरान जब इनका हिजबुल्ला चल रहा था, हमास चल रहा था, और यमन में इनके हौतीस चल रहे थे, तो सब शांत था। सब सारे बाकी काड़ी के देश, चाहे यूएई हो या सऊदी हो, ये ईरान के साथ लड़ रहे थे, है ना। ईरान लुढ़क गया, अभी ईरान का हाथ कट गए, ये हिजबुल्ला खत्म हो गया, हमास वीक हो गया, और हौतीस को भी दबा के रख दिया अभी। और ये इनका न्यूक्लियर सिस्टम्स के ऊपर भी अटैक हो गया, और वो भी वीक हो गए। तो ईरान लड़खड़ा रहा है। जैसे ईरान लड़खड़ाना शुरू हो गया, आप देखोगे तो बाकी काड़ी देशों में अपने आपस का प्रॉब्लम शुरू हो गया। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, यूएई और सऊदी के बीच में। अब उसके तहत सूडान में भी प्रॉब्लम है, लीबिया में भी प्रॉब्लम है, यमन में भी प्रॉब्लम है। और यहाँ हर जगह एक दूसरे के खिलाफ एक गुट और दूसरे गुट के बीच में प्रॉब्लम है। एक गुट के पीछे यूएई है, दूसरे गुट के पीछे सऊदी है। तो सऊदी यूएई का प्रॉक्सी वॉर भी चल रहा है उधर। उसके बीच में ये तुर्की वाले आ गए, पाकिस्तान आ गया, और सऊदी अरेबिया वो अपना ट्रायंगल बनाना चाहते हैं। वो चलेगा नहीं, वो अलग बात है। पर अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट गड़बड़ में है एक्चुअली। इसीलिए वो सऊदी के अपना यूएई से एमबीजेड
आए थे कल, उन्होंने दोनों। हस्ताक्षर करके डील करके चले गए। ठीक, हमारे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बैलेंस के लिए। सो अगर ईरान कल के दिन लड़खड़ा गया और कुछ हो गया ईरान में, तो पूरा मिडिल ईस्ट में अशांति फैलेगी। ऑलरेडी वैसे ही खराब है हालत, और भी फैलेगी। सो ट्रम्प इसको ज्यादा आगे नहीं दे जाने देगा, पीछे खींच लेगा, दबाव रखेगा, पर ही विल नॉट डू एनीथिंग। विल गो टू ग्रीनलैंड। मेन फोकस है ग्रीनलैंड उसको। ग्रीनलैंड क्यों? नो, ग्रीनलैंड ऐसे स्थिति में है कि कल के दिन अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक रूट्स खुल जाएंगे तो वहां शिपिंग काफी बढ़ जाएगा। ऑलरेडी रशिया और चाइना का गठबंधन है पिछले 4 साल से, और रशिया विल गिव बेसिस टू चाइना। वही प्रॉब्लम है, रशिया हमारे लिए भी बेस दे रहा है, वो अलग बात है। अगर वो आ गए और तो प्रॉब्लम किसको होगा? वेस्ट को, और ग्रीनलैंड को, और यूएसए को। तो इसीलिए वो ग्रीनलैंड चाहता है। और अगर आप देखोगे, सारे विरुद्ध करते हैं जो भी ट्रम्प कर रहा है ग्रीनलैंड को पकड़ने के लिए, बट सब ये भी बोलते हैं कि ग्रीनलैंड को लेने का कोने का चांसेस है, रशिया या चाइना ले सकता है। ट्रम्प का बेसिक आइडिया ठीक है कि भाई रशिया और चाइना को बाहर हटा दो। उसका आइडिया जहां ठीक नहीं है कि भाई उसको हड़प लो खुद, जिसके विरुद्ध सब कर रहे हैं, राइट? तो अगर वो कुछ सही तरीके से अपनाएगा तो वैसे भी आ जाएगा। वो डेनमार्क भी बोल रहा है कि हम कुछ भी दे देंगे। सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ टसल। पर मेरे ख्याल में ये, देखिए गोरों का ना, वो अपने बीच में थोड़ा बहुत लड़ाई होगा, पर आके एक सहमति पे आ जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। अगर ये टूट गया तो ये भी टूट जाएंगे, उनको भी ये भी पता है। ट्रम्प को भी पता है कि अगर ये टूट गया तो उसका डॉलर गिर जाएगा। जिस दिन डॉलर गिर जाएगा, अमेरिका एक आम देश बन जाएगा। सो ही वो भी रस्सा खींच रहा है, उसको भी पता है कहां तक खींचना है, राइट? और ये पूरा कहानी जो है वो डावोस में खेल खेला जा रहा है आज के दिन, सर राइट? डावोस में तो थर्सडे के दिन वो जो बोर्ड ऑफ पीस है, उसको भी वो ऑफिशियल करेंगे, पेपर साइन करेंगे। भारत को भी नहीं होता है, पाकिस्तान को भी नहीं होता है। वो क्या है, वो सच में सक्सेसफुल होगा? मतलब डोनाल्ड ट्रम्प पीस की बात करे, जबकि सबसे ज्यादा लड़ाइयां तो उन्होंने ही छेड़ रखी हैं जगह जगह। या बात आपका जो आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ऊपर दिखावा के लिए ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ना, वो एक पागलपना का गेम है, ऐसे लग रहा है सबको, क्योंकि वो $1 बिलियन मांग रहा है वगैरह वगैरह। पर इसके बारे में 2-3 चीज मैं बताना चाहता हूँ, और ठंडे दिमाग से अगर आप सोचोगे, ये बोर्ड ऑफ पीस का कहानी शुरू कहाँ हुआ? गाजा में शुरू हुआ। और ये बोर्ड ऑफ पीस बनाने के लिए ऑलरेडी यूएसए का स्पॉन्सर्ड एक रेजोल्यूशन यूएन में पास हो गया है गाजा के लिए, जिसमें इसको काफी सहमति मिली पूरा वेस्ट से और ग्लोबल साउथ से, और मिडिल ईस्ट के सारे देश इसके साथ खड़े हो गए। रशिया और चाइना abstained फ्रॉम दैट वोटिंग। रेजोल्यूशन नंबर 2803। ओके, बोर्ड ऑफ पीस इज अंडर रिटन बाय यूएन। सबसे पहले लीगल है वो, जहां तक गाजा का सवाल है। पर इसने क्या किया है अभी, वो उसके बाद उसने एक चार्टर बनाया है इस बोर्ड ऑफ पीस का, और अभी ये बोल रहा है कि सिर्फ ये बोर्ड ऑफ पीस गाजा के लिए नहीं होगा, पूरा दुनिया में शांति बरकरार रखने के लिए ये बोर्ड ऑफ पीस लागू होगा। और इसीलिए हम सबको बुला रहे हैं। इसने यहां तक भारत, पाकिस्तान, चाइना, रशिया सबको न्योता दे दिया, और सबको बोल रहा है कि भाई आपका सबका मेंबरशिप है 3 साल तक, ठीक? अगर आप परमानेंट मेंबर बनना चाहते हो तो $1 बिलियन दे दो, परमानेंट मेंबर ले लो, मेंबरशिप ले लो। नहीं तो 3 साल के बाद हम देखेंगे आपको रखना है नहीं रखना है फिर। और जो भी इस बोर्ड ऑफ पीस में मेंबर होगा, ठीक, उसका वोट होगा, पर फाइनल वोट ट्रम्प जी का होगा या यूएस प्रेसिडेंट का होगा। तो ये अगर आप इस लिहाज से देखोगे तो
और उसने एक इंटरव्यू में ये भी बोला कि हाँ, क्या आप अगेंस्ट यूएन कर रहे हो? हाँ, हो सकता है, अगर यूएन ठीक ना काम करे तो यही काम करे। तो इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं इरादा ये है कि यूएन को साइडलाइन करके इसको आगे बढ़ाओ। अगर ये यूएन के को रिप्लेस करके ये बोर्ड ऑफ पीस बनाना चाह रहे हैं तो यूएन में तो इन्हीं की चलती है सर। यूएन का हेड ऑफिस कहाँ है? अमेरिका में ही तो है। तो क्या तकलीफ थी? वहां पर भी इनकी जाती, वीटो इनके पास है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, पर बात यह है कि यूएन जिस तरीके से चल, ये वजह, इसीलिए आपने एक्चुअली यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। यूएन के मुआयना करते हैं अभी। यूएन जो है इतने साल से है, पर यूएन का निर्णय कोई सुन नहीं रहा, कोई चल नहीं रहा, किसी की बात नहीं चल रहे हैं। अगर आप देखोगे जब से ये डब्ल्यूटीओ का रूल्स आ गए हैं और ग्लोबलाइजेशन का लहर चल पड़ा, तो यूएन में क्या है, दो चीज चल चुके हैं, राइट। एक तो ये इस्लामिक एजेंडा काफी हो गया, बढ़ गया यूएन के अंदर। और दूसरी बात यह है, इस्लामिक एजेंडा इसलिए बढ़ गया ज्यादा क्योंकि ये इस्लामिक देशों में काफी लड़ाई चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इसकी वजह से उनका बोलबाला ज्यादा हो गया वगैरह। दूसरी वजह ये है कि ये चाइना ने अंडरकट कर दिया यूएन को, बिल्कुल। कैसे, ये अगर हम समझेंगे तो बाकी सब लाइन में आ जाएगा। चाइना ने जब बीआरआई शुरू किया था तो तकरीबन उसमें 80-90 देश थे। अभी तो वो 120 130 देश उन तक फैल चुके हैं, और इनमें से काफी देश जो हैं वो चाइना के कर्जदार हैं। चाइना के उसके ऊपर कर्ज है, उन मतलब उन देशों को चाइना के ऊपर कर्ज है, राइट। तो अगर आप किसी के ऊपर कर्जदार हो तो उसको वोट आप ही दोगे ना। वो तो बड़ा सिंपल है, पैसा का डोर चाइना के हाथ है तो आपका वोट भी चाइना के साथ जाएगा। तो जितने रेजोल्यूशंस चाइना चाहता है यूएन में, वो सब पास होते आ रहे हैं। उससे क्या है कि बाकियों का रेजोल्यूशंस चलते नहीं है, बाकियों को दिक्कत कर है सब कुछ। जैसे उदाहरण के तौर पर, चाइना इज नॉट अलाउइंग रिफॉर्म ऑफ यूएन काउंसिल। ये नहीं चाहते हैं कि इंडिया हो जाए उधर, राइट। आपको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में अंदर आने नहीं दे रहे हैं, आपको बाहर रखना चाहते हैं क्योंकि आप उनके कॉम्पिटिटर हो। चाइना, राइट, चाइना ये भी चाहता है कि भाई यूएन के सब कुछ आप यहां लेके आइए, बीजिंग में कुछ, राइट। सो यूएन हैज बीन अंडरकटिंग यू थिंग। अब चाइना में ये सोच है कि भाई पैसा हम दे रहे हैं, चाइना इसका चला रहा है। सो व्हाट हैज चाइना यूएसए डन? अभी डब्ल्यूटीओ उन्होंने बोला कि भाई हम हिस्सा नहीं लेंगे, डब्ल्यूएचओ से आउट हो गए। डब्ल्यूएचओ से नहीं, 66 संस्थाओं से, यूएन संस्थाओं से इन्होंने आउट कर दिया। कहते हैं हमें यूएन से मतलब नहीं है अभी ज्यादा। यूएस एड बंद कर दिया क्योंकि लोग, देश जो है पैसा लेते थे यूएसए से और उसी के खिलाफ काम करते थे, क्योंकि भाई मैं पैसा देता हूं फ्री में आपको, आप मेरे खिलाफ काम कर रहे हो। चाइना आपको कर्ज देता है, आपसे सूद भी लेता है, पर आप उसके वोट दे रहे हो। देखिए मूल चीज ये है। तो चाइना नेचुरली, यूएसए का लॉजिकल कंक्लूजन है कि भाई मैं क्यों इसको अंडरराइट करूं, मैं अपना बोर्ड ऑफ पीस बनाऊं यूएन की मदद से। दूसरी तरफ आप चाइना की ओर देखिए। अगर आपको याद है कि जब हमारा प्रधानमंत्री गए हुए थे ये एससीओ मीट में पिछले बार, तो वहां लास्ट दिन शी जिनपिंग ने एक प्रस्ताव डाला था, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, जिसमें पूरा दुनिया का इनिशिएटिव होगा, गवर्नेंस जिस तरीके से दुनिया चलाया जाएगा। वो चाइना लेड वर्ल्ड ऑर्डर का प्रस्ताव रखा है, ऑलरेडी फॉर्मली रखा है उसने एससीओ मीट में। उससे पहले एक इनका इनिशिएटिव था ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। उससे पहले एक और इनिशिएटिव था ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। उससे पहले एक इनिशिएटिव था ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। उससे पहले बीआरआई। तो पिछले 10-15 साल से चाइना धीरे 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 यूएन को अंडरकट करते वो अपना संस्था चला रही है। और यहां तक 2-3 संस्था उन्होंने बीजिंग में स्थापित कर दिया, इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन,
राइट। ऑल्टरनेट इन्होंने ब्रिक्स की बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक करके 2-3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी खड़ा कर दिया एज ऑल्टरनेटिव टू वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो ये सब हो रहा है, ये ऐसी बात नहीं है कि सब किसी को पता है, सबको पता है कि चाइना इज ट्राइंग टू चला हुआ ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर एंड फिनिश ऑफ यूएन। दो ये जीजीआई इज ड्राइंग अपॉन यूएन टू मेक जीजीआई। तो ट्रम्प ने देखा भाई मैं क्यों उनको पैसा दूं, क्या करूं, मैं आउट करता हूं, मैं अपना चलाता हूं। ही इज ऑल्सो यूजिंग यूएन। ये दोनों मिलके यूएन को इस्तेमाल करके यूएन को तोड़ना चाहते हैं। तो ये खेल चल रहा है आज के दिन। आज अच्छा, खबर आया सवेरे सवेरे कि चाइना को भी न्योता दिया है, रशिया को भी न्योता दिया है। तो सर ये मानकर चला जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप इसलिए बनाना चाहते ताकि उनकी दादागिरी चल सके, उनकी गुंडागर्दी चले पूरी दुनिया पर, कोई उनको सवाल करने वाला ना हो। देखिए, आप डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल मत देखिए, क्योंकि अगर ये बोर्ड ऑफ पीस बन गया तो ये परमानेंट रहेगा बिना बियॉन्ड ट्रंप। चाहे उसके बाद कोई भी प्रेसिडेंट आए तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं। सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रतिनिधि है, 3 साल के बाद इसका कोई खेल नहीं होगा, ये तो आउट हो जाएगा। राइट, वॉट एवर, इट्स नॉट डोनाल्ड ट्रंप, इट इज यूएसए। व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग इज रीसेटिंग इट। हमें देखिए, दुनिया जो है ना गुंडागर्दी से ही चलता है। माइट इज राइट। आप आज कनाडा का प्रधानमंत्री माइक कार्नी का एक भाषण है डेवोस में, उन्होंने ये बोला कि भाई देखिए, ये जितना रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, ये रूल्स किसने बनाया? जो शक्तिशाली है उसने अपना रूल बनाया। जो शक्तिशाली है वो बाकियों से ये रूल्स के ऊपर अपना के उस रूल्स के ऊपर चलाया है, पर खुद ने ही नेवर फॉलोड इट। राइट, दैट रूल्स वर एन एक्सेप्शन फॉर द माइटी एंड द ग्लोबल पावर, दोनों, ये यूएसए और चाइना। तो इसीलिए मैंने बोला ना, एक लहर चलने वाला है, ये डेवोस के तहत देखने वाली बात है। क्या एक कोई तीसरा रास्ता खुल जाएगा जो अमेरिका और चाइना के ऊपर अधीन नहीं है? खैर, वो अलग बात है। तो विल गेट बैक टू ट्रंप, जो सवाल आपने पूछा। तो ट्रंप वांट्स टू मेक अ ऑर्डर विच इज अमेरिकन लेड, और ये इसका स्ट्रेटजी, ट्रंप का नेशनल स्ट्रेटजी जिसने उसने जाहिर किया था, उसमें भी बड़ा क्लियर है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका शुड बी द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द वर्ल्ड, और ये हेमिस्फेरिक पावर होगा। हमारा हेमिस्फीयर में और किसी को पैर टिकने नहीं दूंगा, एक। दूसरा, इसने ये भी बड़ा क्लियर अनलैन कर दिया उसमें कि भाई मैं चाइना के ऊपर दबाव डालूंगा। चाइना जो है, मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा कि जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस जो हमारे साथ हैं, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए अलाउ नहीं करूंगा मैं। और इन सबको मैं ये स्ट्रेटजी इसने 2 महीने पहले ब्लैक एंड व्हाइट में आउट किया है। देखिए, हम पढ़ते नहीं, हम सोचते हैं कि ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ नहीं है, एक बड़ा प्लान के साथ चल रहा है, और कि भाई मैं चाइना के ऊपर दबाव डालूंगा, वही कर रहा है। अब उसने चाइना को भी न्योता दे दिया ये बोर्ड ऑफ पीस में। बोर्ड मेरा होगा, आप चाहे तो आके $1 बिलियन देके बैठो, और आपका बोल होगा उस मेंबरशिप में, पर फाइनल डिसीजन मेरा होगा। तो जो जी जिनपिंग ने 4-5 महीने पहले बोला था, वो अपना चाइनीज तरीके से धीरे धीरे काटते हैं वो। राइट, ये एक ही झटके में काट रहा है, बस फर्क ये है। भारत को न्योता मिला है, भारत ने अभी तक कुछ रिएक्ट नहीं किया है। भारत का क्या फायदा हो सकता है इसमें शामिल होने का या नहीं शामिल होने में? नहीं शामिल, ओके, सही बात है। पर भारत का देखिए, अभी हम कहाँ खड़े हैं। हम तो यूएन के साथ हैं, हमारा मुद्दा है यूएन, पर यूएन में हमारा बोल वाला है ही नहीं। ना हम सिक्योरिटी काउंसिल में है, ना किसी काउंसिल में, कुछ नहीं है। पाकिस्तान को जाकर खड़ा कर दिया सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो हमारे विरुद्ध सब कर रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगले 2 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। हमारा कोई बोलबाला नहीं है, कहीं तो हमें बोलबाला होना चाहिए ना, एक। दूसरी बात, आप ऑलरेडी ब्रिक्स और एससीओ में शामिल हो, जहां आपका बोलबाला है।
आपके बिना कोई चलता नहीं है जी। वो एक साइड है ना, रशिया और चाइना के साथ ये इम्बैलेंस में है। तो ये ट्रम्प का बोर्ड ऑफ पीस जो है हमें बैलेंस देता है। दो तरीका सोचो, आज इसमें ना $1 बिलियन दे दीजिए, दे दो $1 बिलियन, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए तो चिल्लर है ये, एक्चुअली देखा जाए तो। दे दो एक, और आप एक सिक्योरिटी काउंसिल जैसे एक सीट ले लो उनसे, तो फिर यू हैव अ से, और फिर यू हैव अ से इन द वर्ल्ड अफेयर्स, राइट? और वही बात, आज के दिन दावोस में ईयू के साथ हमारा एक गठबंधन होने वाला है। उनका उनका जो ईयू का लीडरशिप, वॉन्डर लियॉन और कोस्टा, दोनों हमारे रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट होने वाले हैं। उसके बाद एक उनके साथ एफटीए होने वाला है, और ईयू बोलती है कि मदर ऑफ ऑल एफटीएस, राइट? ब्रिटेन के साथ एफटीए हो गया, यूएस अभी अभी ऑफ कोर्स यू सऊदी के साथ भी हो गया, यूएई के साथ भी हो गया, और हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी है, एफ्टा के साथ हो गया, जो नॉर्वेजियन कंट्रीज हैं। सो लोग चाहते हैं हमारे पास आएंगे, और लोग चाहते हैं हमारे ऊपर, उनका ट्रस्ट है। आज स्पेन का प्रधानमंत्री ने बोला वी ट्रस्ट इंडिया, हाँ। यू नो, ये बड़ी चीज है, वी ट्रस्ट इंडिया, यू नो, ट्रस्ट नामक चीज हो ना, तो पीपल ट्रस्ट इंडिया। तो अगर आप ये सब देखेंगे तो हमारा भी कहीं तो बोलबाला होना चाहिए ना। वाई लीव दिस आउट? अगर आप उसमें शामिल नहीं होंगे, अगर आप शामिल नहीं होंगे, तो आपका बात सुनाएगा नहीं कोई। आपको टेबल में बात बैठ के बात करने का मौका मिल रहा है, क्यों छोड़ रहे हो? तो राइट एट, और फिलहाल आप परमानेंट मेंबरशिप मत लो, 1 साल के लिए एक्सेप्ट करके बैठ के सुनते रहो, जो भी बोलना है बोल लो। नहीं चलेगा तो छोड़ दो 1 साल के बाद। अगर अगर ये फेलियर है तो वैसे भी फेल हो जाएगा, और साल भर देखने के बाद कि किस तरीके से चल रहा है, उसके बाद परमानेंट मेंबरशिप लेना है तो लो, ना लेना तो मत लो। सो लेने में कोई हर्ज नहीं, ना लेने में कोई प्रॉब्लम है, ये राइट, ये सोच लीजिए, क्योंकि यू आर देन अगेंस्ट ट्रम्प, वैसे भी वो रो रहा है। ओके ओके, वो रो रहा है सर, उसकी दालों एंड पे भी तो 30% टैरिफ लगाकर उसको रुलाई दिया ना। देखो उसकी सेनेटर ही रो रहे हैं ना कि बात तो तो मोदी। ये आपकी बात सही है, आप हम ये तेल केयर कर सकते हैं, आप हमारे ऊपर टैरिफ डालो, हम आपके ऊपर टैरिफ डालेंगे। आखिर कहीं ना कहीं तो हमारे, वी शुड हैव गुड रिलेशंस ना, बिल्कुल। हमारा रिलेशनशिप भी तो चाहिए। आपको चाइना के साथ गुड रिलेशनशिप बन सकता है, आपको पाकिस्तान के साथ बन सकता है, ये दोनों आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, है ना? ये तो वास्तविकता है। बिल्कुल। तो आपके दोस्त कौन है फिर? आपके साथ दोस्ती कौन है? आप इनके साथ तो दोस्ती कर नहीं सकते हो। रशिया के साथ जितना भी दोस्ती कर लो या ना करो वो सीमित है, क्योंकि उनका इकोनॉमी छोटा है और उनका खुद का प्रॉब्लम्स है। आप उनको मदद कर रहे हो, बदले में आपको रशिया के साथ सीमित है, आपका ट्रेड भी सीमित है, सब कुछ सीमित है। अब उस सिर्फ तेल ले रहे हो। आजकल तो तेल का कीमत डाउन हो गया, आप तेल और कहीं से ले लो, वेनेजुएला से ले लो मेरी तरफ से, क्योंकि हमारे 2 वेल हैं उधर, हमारे 2 वेल हैं वहां, ओएनजीसी और ओवीएल जाके वहां से वेल ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं। तो और कल के दिन अगर सोच लो ईरान में तख्ता पलट गया, ठीक, और अगर हम ईरान से अगर तेल ले सकते हैं और ईरान का तेल भी मार्केट में आ जाएगा, तो पूरा मार्केट में तेल का कीमत घट जाएगा, फिर रशिया से लेने का कोई फायदा नहीं है हमें। फैक्चुअली देखिए तो हमें सीमित है हमारे यहाँ रशिया का रिलेशनशिप, एक्चुअल इंटरेस्ट में देखेंगे तो। ओके, और हम ओवरऑल स्कीम में रशिया से वेपन्स लेने का निर्भरता भी थोड़ा कम करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, बड़ा सिंपल है। तो उनका वो रिश्ता भी थोड़ा डाउन हो गया, पर नॉट विद यूएसए। आप सोचो, आप ट्रम्प को छोड़ दो, ट्रम्प, एक बार ट्रम्प को आपके दिमाग से निकाल लो, कितने लोग हमारे अपने बच्चों को वहां यूएसए में बेचते हैं? कोई चाइना और रशिया बेचता है क्या? आप बताइए, हमारे कितने लोग, हमारे भारतीय मूल लोग वहां हैं, और किसी देश में है क्या उतने?
हाँ, खाड़ी के देश में है, ठीक। और सो यू हमारा एक परमानेंट इंटरेस्ट है। ये जितने बड़े बड़े कंपनी हैं जैसे गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट, ये दोनों इंडियंस चलाते हैं, और कितने इंडियन सीईओज हैं उधर, आपके रिश्ते हैं, उनका निवेश आ रहा है। अगले साल से आप उनका निवेश, यूएसए से निवेश, आपको $70 बिलियन निवेश होने वाला है यूएसए से। आपको मैं गिना सकता हूं, $15 बिलियन, $15 बिलियन गूगल से, 17 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट से, $30 बिलियन अमेजोन से, बाकी चिल्लर कर लो। अगर आप इसको जोड़ दोगे, $70 बिलियन आने वाला अगले 3-4 साल में, आप सीपीसी देखिए, सीपीसी का टोटल आउटले $60 बिलियन था, उसमें एक्चुअल हुआ था 20-21 बिलियन पाकिस्तान में। उसका उसके तहत ये देखोगे तो वो तो चिल्लर है, क्या है, किस खेत का मूल्य है वो? ये कहां से आ रहा है ये निवेश? आपको चाइना से नहीं आ रहा, आपको चाइना से ट्राई कर रहे हैं। चाइना को अगर आप निवेश करने दोगे, कल के दिन आपको पकड़ लेगा गला। यहां से तो उनको चाहिए, भारत की जरूरत है, उनको भी भारत की जरूरत है, क्योंकि भारत में जो टैलेंट है और कहीं नहीं मिलेगा आपको, दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। सर, जिस तरह के रिश्ते इस वक्त अमेरिका के साथ भारत के हैं, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, ईरान से कारोबार करोगे तो आपको 25% और टैरिफ लगा दूंगा, 50% पहले लगाया हुआ है, भारत भी दालों पर 30% लगा चुका पिछले साल नवंबर में, और फिर ऊपर से वहां के मंत्रियों के, नेताओं के बयान सुनिए कि वो ट्रेन तो निकल गई, 3 हफ्ते पहले निकल गई, अब तो हो ही नहीं सकती ट्रेड डील, अब जाके फिर से माहौल बन रहा है। और फिर अगर हमने ये बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर लिया तो इस देश में एक तबका है जो कहेगा लो नरेंद्र सरेंडर, दबाव में आ गया अमेरिका के कारोबार को देखिए लेकर। ये देखिए, आप ये नरेंद्र सरेंडर के नैरेटिव में पढ़ोगे, अगर ये नरेंद्र सरेंडर के नैरेटिव में पढ़ोगे, कभी बाहर नहीं निकलोगे, राइट? आप आपके पास भी कुछ है कि कुछ करने के लिए, आपने कर दिया ऑलरेडी, ऐसी बात नहीं है। वो भी चढ़ के नीचे आएगा अगर आप स्थिति देखो। आप उनके साथ बातचीत नहीं करोगे, रशिया के साथ सीमित है, चाइना के साथ आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप कैसे बढ़ोगे आगे? कल के दिन उसने एक ऐलान कर दिया कि कोई अमेरिकन कंपनी भारत के अंदर निवेश नहीं कर सकता, फिर क्या होगा? कुछ तो डील देना पड़ेगा ना आपको। एक 60 बिलियन वहां से ही मिल रहा है, और आप कुछ कुछ तो उसको खुश रहो को। एक और प्रॉब्लम है, मैं बताना चाहता हूँ, और ये करंट प्रॉब्लम है। आप अगर कल के दिन सोचो, आप ये सवाल उठा, क्या भारतीय फौज वेनेजुएला जैसा एक्शन कर सकता है जिस तरीके से अमेरिकन फोर्सेस ने वहां किया? उसको करने के लिए आपको स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट चाहिए, ठीक है, बड़े बड़े विमान, C-17, ग्लोब मास्टर, चिनूक, अपैची, अटैक हेप्टर्स वगैरह आपको चाहिए ना, बिना चलेगा नहीं है? अगर आपको कल के दिन यूनुस को लद्दाख में कुछ ऐसे, यूनुस को कुछ तो चाहिए आपको। ये कहां से आया आपके पास? ये पूरा कैपेबिलिटी आपने यूएसए से खरीदा है, और यूएसए से जब आपने हस्ताक्षर किया था, ये 20 साल का प्रोग्राम है। ये अगले 20 साल तक आप यूएसए से काट नहीं सकते ये डोर। डोर उनके हाथ में है। ये एक वास्तविकता है जिससे हमें रहना पड़ेगा। अगले 20-25 साल जब तक ये इक्विपमेंट, अमेरिकन इक्विपमेंट आपके पास है, आप उसे काट नहीं सकते हो उसी तरीके से जिस तरीके से आप रशिया के साथ संबंध आप काट नहीं सकते हो, राइट? अगर आप इसको नाराज कर दो, राइट, नाराज कर दो, तो वो बोलेगा कि ठीक है, बंद कर दो ये, फिर आप कहां रहोगे? तो ये जो चीजें हैं, एक तरफा नहीं होना चाहिए। जब आपके डेवलपमेंट के फेज में है, एक संतुलित बैलेंस पोस्चर लेना मुनासिब होगा। सो इंटरनल पॉलिटिक्स तो बेवकूफ लोग करते रहते हैं। ऑपोजिशन का काम क्या है? इंटरनल पॉलिटिक्स करना। जो भी एक गवर्नमेंट करती है उसके खिलाफ बोलना। अभी नहीं, ये पहले जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था, यही बीजेपी उनके खिलाफ बोल रहे थे।
ये तो चलता रहता है। किस तरीके से हमारा प्रधानमंत्री और हमारा गवर्नमेंट इस पूरा स्टेज को चलाएंगे, ये देखने वाली बात है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से चला रहे हैं वो सही चला रहे हैं अभी। इसीलिए मैंने बार बार आपको वापस डेवोस में ले रहा हूं जो आज के दिन हो रहा है, क्योंकि वहां एक एक हकीकत बाहर आ रहा है। वो हकीकत ये है कि बाकी देश बोल रहे हैं कि भाई हम चाइना से नहीं रहना चाहते, हम यूएसए से साथ नहीं रहना चाहते, हम आपस में जो मिडिल पावर्स बोलते हैं साथ मिलके एक गठबंधन बनाना चाहते हैं। गठबंधन हो या ना हो, हमारे साथ ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं, कॉमर्स बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए वो बोल रहे हैं वहां कि हम इंडिया के ऊपर हमारा ट्रस्ट है, राइट। हम इस यकीन है, यकीन, और यकीन जो है इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत बड़ी चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं है। तो जब ईयू हमारे साथ आएगा, ये तो आप देखोगे 26 जनवरी को ईयू हमारे साथ आएगा, ऑलरेडी बाकी देश है हमारे साथ, तो यूएसए वाला भी सुधर जाएंगे, वो भी नीचे घोड़े से नीचे उतरेंगे, हम जमीन पे हाथ मिलाना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, ये जो रिश्ता पिछले 25 साल से बना है, सिर्फ ट्रंप की वजह से टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और हमारे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। ये नहीं बोल रहा हूं कि वो भी इस इलाके को संभाल नहीं पाएंगे। अभी ये बात डिगो गार्सिया का भी पड़ा है ना, छेड़ा है। मैं आपको यकीनन बता सकता हूं, अगर इंडियन ओशन रीजन में चाहे अमेरिका के पास डिगो गार्सिया हो या ना हो, इंडिया के बिना यहां कोई भी हिल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। ना चाइना कर सकता है, ना यूएसए कर सकता है। सो इंडिया की अहमियत हम अपने वी शुड रियलाइज आवर ओन स्ट्रेंथ। हमारा बलबूते के ऊपर हमें चलना चाहिए और हमें यकीन खुद होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से यूएसए के साथ डील कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है ट्रंप की तरह चिल्लाओ, उसकी तरफ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सही तरीके से अगर आपने देखा है, हमारा वैष्णव जी जो हमारे मिनिस्टर है मेटी के, उन्होंने आईएमएफ के डायरेक्टर को और वहां डेवोस में सबको बता दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया है कि भाई आपका जो ख्यालात है भारत के बारे में बिल्कुल सही नहीं है, वी आर एआई पावर। उन्होंने साबित भी कर दिया। तो अपने तरीके से बोलो, भारतीय तरीके से बोलो। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। भारत चिल्ला-चिल्लाकर अपनी बात भले ही ना रख रहा हो, लेकिन धीरे-धीरे करके भारत की जो पैठ है, वो बढ़ रही है और दावोस में उसका एक ट्रेलर भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए, आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कुछ बेहतर रिश्ते होंगे। हो सकता है भारत भी बोर्ड ऑफ पीस की तरफ जाने की सोचे या शुरुआत के 3 साल में वहाँ मेंबर बनकर बैठने की सोचे। लेकिन जो कुछ भी हमारी सरकार करेगी सर, जो कुछ भी मोदी सरकार करेगी, वो देश हित के लिए होगा, राष्ट्र हित के लिए होगा। यही हम मानकर चलते हैं। आपने सर समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।